नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो कि है माटी का दिया। सुमी अपने कमरे में पलंग पर यूं ही खाली सी बैठी थी। अब तक तो उसे तैयार हो जाना चाहिए था। उमेश आता ही होगा उसे लेने के लिए। आज उनकी एक नई दुकान का मुहूर्त होना था और ऐसे अवसरों पर सुमी की उपस्थिति का महत्व तो होता ही है। उसके पास ही पड़े डब्बे के अर्ध खुले ढक्कन में से नई साड़ी झांक रही थी। उसी आज पहनी थी। सुमी ने ढक्कन उठाकर एक और रख दिया और साड़ी अपने हाथों में ले ली। पीले रेशम की चौड़ी बॉर्डर की यह साड़ी वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। कपड़ों के विषय में उमेश की पसंद हमेशा ऊंची रही है। सुमी को याद आया जब उमेश उसके लिए पहली बार रेशम की साड़ी खरीद कर लाया था तो कैसे देर तक वह उस पर हाथ फिरा फिरा कर साड़ी की रेशमी स्किंधाता को अपने भीतर उतारती रहती थी। आज तो ऐसी अनगिनत साड़ियों में से उसकी अलमारियां भरी पड़ी थीं, किंतु एक समय वह भी था जब उसके लिए नई साड़ी खरीदने का मौका किसी तीज त्योहार पर ही आता था। तब जैसे तैसे करके जमा की गई अपनी छोटी सी पूंजी जेब में लेकर वह और उमेश बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर सजी शीशे के भीतर से झांकती साड़ियों को कैसी ललचाई नज़रों से देखा करते थे। अपनी वह अनकिचन पूंजी तब उन्हें ऐसी दुकानों के भीतर पांव रखने की अनुमति नहीं देती थी। घूम फिर कर किसी एक छोटी सी दुकान से मोल भाव करके तब उन्हें वह साड़ी खरीदना होती थी जो उनके बजट में समा जाए। घर आने पर जब बाजार की चकाचौंध नजरों से ओझल हो जाती तो सुबह को अपनी वही साड़ी कीमती लगने लगती और वह उमेश से कहती, ना हक इतने पैसे बर्बाद किए, वहीं ले लेते जो इसके पहले देखी थी, 50 रुपये की बचत हो जाती। किंतु उमेश के मन में यह चकाचौंध इतनी सी की समाप्त नहीं होती थी। सुबह जल्दी एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ढेर सारी साड़ियों से लाद दूंगा, ऐसे ऐसे गहने बना कर दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। उमेश के ऐसे उद्गारों पर सुमी फूली न समाती थी, किंतु कितने प्यार करता था वह उससे। उसी प्यार की सुगंध से महकी महकी वह उसके कंधे पर सिर टिका देती और कहती, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं ही हजारों आभूषणों से बढ़कर है। उमेश तब उसे अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम बहुत भोली हो सुमी, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और बनकर दिखाऊंगा। उसे बाहों में लिए लिए वह भविष्य के रंगीन सपनों में खो जाया करता था। तब बहुत आशावादी था उमेश। शादी के तीसरे वर्ष सुमी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिवाली के दिन ही उन दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा दीपक। उस दिन दोनों कितने प्रसन्न थे। अमावस की वह काली रात उन्हें ऐसी लग रही थी मानो सौ सूरज उग गए आए हो उनके जीवन में। उसके बाद तो उमेश का छोटा सा व्यवसाय दिन पर दिन बढ़ता ही गया। मानो दीपक अपनी नन्ही हथेलियों से सुख समृद्धि रूपी प्रकाश को ले आया था। अब तो यह हाल हो गया कि उमेश के छूने से मिट्टी भी सोना बन जाती है। उमेश ने अपने वचन के मुताबिक सुमी को गहनों और कपड़ों से लाद दिया था। अपना छोटा सा घर छोड़कर अब भी बड़े घर में आ गए थे। इतने बड़े घर में की देखभाल की अकेली सुमी कर नहीं सकती थी, इसलिए नौकर चाकर उसने रख लिए। धीरे धीरे उसका रसोई घर भी एक कुशल रसोई एक हाथों में चला गया, क्योंकि घर पर अब आए दिन पार्टियों के आयोजन होते रहते थे। दीपक का कमरा खिलौनों से इस कदर भरा हुआ था कि वह कमरा कम खिलौनों की दुकान अधिक लगता था। दीपक एक ना एक खिलौना उठाए घर भर में चहकता फिरता था।
दौलत की यह बाढ़ बहुत कुछ लेकर आई मगर कुछ नष्ट भी कर गई। उमेश जब इस बाढ़ के पानी को लांघकर उस तक पहुंचा तो वह उसका पहला वाला उमेश नहीं रह गया था। अब वह था उमेश चंद्र माथुर, शहर के प्रमुख व्यवसायों में से एक। दिन पर दिन उसके गोदामों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके लिए अनेक कर्मचारी व प्रबंधक थे। फिर भी अब तक ऊपरी देखभाल उमेश स्वयं ही करता था। सुबह 8 बजे जो वह घर से निकलता तो रात 10 बजे के पहले कभी कभार ही लौट पाता था। आरंभ में तो अक्सर उमेश सुमी से फ़ोन पर कह दिया करता था कि तू दोपहर के खाने पर वह उसकी प्रतीक्षा न करे, किंतु अब तो फ़ोन आना भी बंद हो गया था, क्योंकि अब यह रोज़मर्रा की बात हो गई थी। अब तो रात का खाना भी सुमी अक्सर अकेली ही खाती थी, क्योंकि व्यवसाय के सिलसिले में उमेश की शामें किसी न किसी व्यापारी के साथ ही गुजरा करती थी। फिर उसे लेकर वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा कर ही आता था। जब तक सुमी दीपक के साथ व्यस्त थी तब तक उसे समय उतना भारी मालूम नहीं पड़ता था। अपने खाली समय का एक एक क्षण वह दीपक की किलकारियों से भर लेती, लेकिन जल्दी ही दीपक के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया गया। फिर 4 साल का होते होते उमेश ने दीपक को नैनीताल के एक नामी स्कूल के हॉस्टल में भेज दिया। इस प्रकार सुमी का अकेलापन दिन पर दिन बढ़ता गया। उमेश चाहता था कि वह भी सेठ संपन्न स्त्रियों की भांति किटी पार्टियों में जाया करे और अपने घर में भी ऐसी पार्टियों का आयोजन किया करे। इससे उसका समय आसानी से व्यतीत होता और धनाढ्य परिवारों की स्त्रियों में उसका उठना बैठना भी होता, किंतु सुमी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद न था। अपनी दौलत के नशे में डूबकर ताश के पत्ते फेंकती और किटी पार्टियों में अपने कपड़े और गहनों की नुमाइश करती स्त्रियां की बनावटी बातों से वह जल्दी उब जाती थी। वे सामने होने पर जिस से हंसकर बातें करती, पीठ पीछे उसी की बुराई करने लग जाती थी। स्वयं को दूसरों से बड़ा करके दिखाना ही उनका उद्देश्य होता था। सुमी के लिए तो बस वही दिन उत्साह से भरे होते थे जब उसे दीपक से मिलने हॉस्टल जाना होता था या दीपक अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए घर आने वाला होता था। तब वह दिन ब दिन हर बाजार घूमकर उसकी पसंद की चीज़ें इकट्ठा करती थी, लेकिन दीपक के पास वापस जाते ही फिर वह खालीपन उसे घेर लेता था। उमेश का साथ तो अब उसे किटी पार्टी के आयोजन में साथ जाने भर तक ही मिलता था। वहाँ जाकर भी वह अपने मित्रों से व्यस्त हो जाता था। देर रात में वे दोनों थके हुए लौटते और सो जाते। सुमी उन दिनों की याद में खो जाती जब वे घंटों बैठे इधर उधर की बातें किया करते थे। अचानक दरवाज़ा खुला तो सुमी की विचार श्रृंखला भंग हो गई। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? दुकान से 2 बार फ़ोन आ चुका है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तैयार होती हूँ। अतीत की स्मृतियों को जबरन पीछे के धकेल कर वह जैसे ही खड़ी हुई उसे जोर का चक्कर आने लगा। वह दोनों हाथों से सिर थामकर पलंग पर निडाल गिर पड़ी। यह देखकर उमेश ने घबराहट से नौकरों को आवाज़ दे डाली और स्वयं डॉक्टर को टेलीफोन करने लगा। 15-20 मिनट में ही डॉक्टर आ पहुँचे। इस बीच वह बौखलाया सा सुमी का सिर दबा रहा था तो कभी उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्मी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। डॉक्टर ने आकर भली भांति जांच की, इंजेक्शन लगाया और एक कागज़ पर कुछ दवाओं के नाम लिख दिया। उसने उमेश की तसल्ली देते हुए कहा, अधिक चिंता की वजह से इनके दिमाग पर बोझ है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, कमजोरी काफ़ी है और जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें अधिक प्रश्न रखने का प्रयत्न किया जाए। डॉक्टर के जाते उमेश ने स्वयं न आ सकने की सूचना अपने प्रबंधक रामदयाल को दे दी और कहा कि कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। फोन पर ही उसने उस दिन के अपने शेष कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। 1-2 दिन घर पर ही सुमी के साथ रहने का निश्चय किया। सुमी को अभी तक होश नहीं आया था। उमेश पलंग के पास आराम कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कुर्सी की पीठ से उसने अपने सिर का टीका दिया और आंखें मूंद दी।
एक अरसे के बाद ऐसी फुर्सत से बैठना ही उसे नसीब हुआ था। उसने अनुभव कि इन पिछले कुछ वर्षों से मानो वह तेज गति वाले वाहन पर सवार था, जिसकी रफ्तार वह अधिक बढ़ाता जा रहा था। एकाएक ही वाहन के आगे कोई छाया सी आई, तब उसे एक झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। वाहन रुक तो गया, लेकिन उसके रुकते ही वह छाया आहत हो चुकी थी। उतर कर देखता तो वह छाया कोई नहीं, उसकी सुमी थी। नहीं, ऐसे भयानक विचारों से घबरा कर उसने अपने सिर को जोर का झटका दिया और आंखें खोल दी। क्या हुआ? सुमी अपनी क्षीण आवाज़ में पूछ रही थी। अपने ही ध्यान में उसे पता न चल सका कि सुमी को होश आ गया। उसने लपक कर पहले उसके माथे पर हाथ रखा, फिर हल्के हाथों से उसकी दोनों बाहें सहलाकर पूछने लगा, कैसी हो सुमी? तुम क्या सोच रहे थे? गए नहीं, मैं अब ठीक हूँ। थकी थकी सी सुमित बोल रही थी। उसकी बात कर उत्तर न देकर उमेश ने राधिका को आवाज़ लगाई कि सुमी के लिए एक गिलास गर्म दूध ले आए। मैं ठीक हूँ, तुम व्यर्थ में परेशान हो रही है। काम पर नहीं जाओगे आज? सुमी ने पुनः उसे टोका। आज कहीं नहीं जाऊँगा। सुबह बहुत तेज भाग रहा था, तुमने मुझे चेता दिया। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, काम तो होते ही रहेंगे। तुम कैसी हो गई हो? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है सुमी? मेरी अमावस मुझे लौटा दो। उमेश वही शांत और स्निग्ध अमावस जिस दिन में दीपक को जन्म दिया था। तुम्हारी दौलत की चकाचौंध से मुझे घबराहट होने लगी है। हमने संपन्नता का सपना देखा था तो साथ साथ, लेकिन उसे भोग रहे हैं अलग अलग। तुम मुझसे दूर चले गए हो, दीपक दूर हो गया है। मुझे मेरे दीपक की रोशनी लौटा दो। दिवाली आने से कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम जाकर उसे ले आओ। कम से कम दिवाली पर तो उसे हमारे साथ होना चाहिए। इतना कहने में ही सुमी थक सी गई और चुप होकर उमेश के चेहरे पर नज़र गड़ाए देखती रही। उमेश के भीतर भी भावनाओं का जोर उमड़ रहा था। मैं कल ही जाऊंगा और दीपक को अपने साथ लेकर आऊंगा। अब वह यहीं रहेगा हमारे साथ। आखिर इस शहर में अच्छे स्कूल की कोई कमी तो नहीं है। नहीं, अब वह यहीं पड़ेगा। सच? उमेश सच कह रहे हो? मैं न जाने किस अंधेरे में गुम हो गया था। मैं धन का अंबार तो लगाया था आया, पर यह न देख सका कि हमारे संबंध उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। उमेश धीरे धीरे कह रहा था, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। डॉक्टर की दवा से सुमित ठीक शीघ्र अच्छी हो गई। कुछ कमजोरी रह गई थी, लेकिन मन में उत्साह पुनः उभरने लगा था। वह पूरे मनोयोग से दिवाली की तैयारियों में जुट गई। तीसरे दिन दीपक को साथ लेकर उमेश लौट आया। दिवाली के दिन हर साल की तरह उमेश चंद्र माथुर की कोठी आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी सजावट से आकर्षित कर रही थी। रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियाँ पेड़ पौधों तक को जगमगा रही थी, लेकिन सुमी ने तो बाहर निकलकर वह सब देखा भी नहीं। वह तो माटी के दियों में तेल भरने में व्यस्त थी और मन ही मन सोच रही थी कि माटी की पवित्रता को स्पर्धा भला बिजली के बल्ब कैसे कर सकेंगे। दीपक माँ के आसपास ही मंडरा रहा था। तभी उमेश भी भीतर आ गया। लाओ, बाकी काम मैं खुद कर दूँ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। सुमी काम छोड़कर उठ खड़ी हुई और हंसकर उमेश की तरफ देखा। उमेश ने दीपक को अपने पास बुलाया और फिर दोनों मिलकर शेष दियों में तेल भरने लगे। तब सुमी की आंखों में प्रसन्नता की नदी तैरने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें।